जगन्नाथ। मैं हूँ सुभाषिस और मैं आज लेके आया हूँ क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है, अच्छे से समझना। ये ऐसा वीडियो है जिसमें से आपका 90% कवर हो जाने वाली है। मैं 90% क्यों बोला, क्योंकि 10% में आप लोगों को छोड़ता हूँ, क्योंकि जब तक आप पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके ब्रेन में 100% कभी भी स्टोर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको 90% तो इस वीडियो में आपको दे दे रहा हूँ, 10% आपको खुद से घर में रिवीजन करना होगा। बच्चों, ये चैप्टर मैंने इतना अच्छे से समझाया इस वीडियो में कि आप खुद समझ जाएंगे कि कितने ईजी वे में आपने बताया होगा। क्योंकि YouTube में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाए होंगे। लेकिन मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमेंट में बता के ज़रूर जाना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं। तो बिना लेट करते हुए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि यही स्लाइड जो आपको दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो मैं इसका एक पीडीएफ भी भेज दूंगा और इसका हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटन नोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो इस स्लाइड में ही पूरा चैप्टर मेरा कवर्ड है। ये 10 पॉइंट्स आपको जो दिख रही है, इस 10 पॉइंट्स में आपके पूरा चैप्टर कवर्ड है। आप अच्छे से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से डील करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा और सभी कहानी इसी 10 पॉइंट्स में छुपी हुई पूरी चैप्टर का। तो चलिए बट मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आता है क्या, मैटर। मैटर होता है क्या, सबसे पहले यही सवाल आता है। मैटर का मतलब होता है कि एनीथिंग विच विथ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब कोई भी चीज जिसके पास एक मास हो एंड उसके पास एक स्पेस हो। वो कोई एक स्पेस वॉल्यूम, मतलब एक स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो, जिसके पास मतलब वॉल्यूम है एंड मास हो। सिंपल वर्ड में आप मैटर का मतलब आप यहाँ पर लिख लेना कि मास, मास प्लस वॉल्यूम, ये दोनों मिला के बनता है मैटर। समझ में आ रहा? तो एनीथिंग which has mass and has volume is called matter, सिंपल वर्ड में। जिसके पास कोई एक मास हो, कोई एक वजन हो एंड उसके पास कोई एक वॉल्यूम है, मतलब कोई स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। सिंपल वे में बता दिया मैंने। तो मैटर कैसा है, मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या है कि ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलकर बनता है। मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ बनी है, समझ लेना कि दुनिया में जितनी भी चीज़ मिली है, बनी है, वो सभी चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। मैटर कैसा होता है? वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होती है, मतलब छोटे छोटे कणों के टाइप होती है, जो हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती है। तो ये सभी टीनी पार्टिकल्स मिलकर बनी हुई होती है मैटर। ओके, इज इट क्लियर? तो जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल, सेल से होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट होता है ना, सेल। हम लोग पढ़े होंगे और हम लोग इस चैप्टर 9th क्लास में बायोलॉजी में और पढ़ेंगे सेल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट होता है और हर सेल्स मिल के बनता है, बड़ा सा ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेल्स हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो फिलहाल समझो कि सेल्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे छोटा पार्ट होता है। वैसे ही दुनिया में चाहे कोई नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, कोई भी चीज हो, सभी चीज कैसे वो छोटे चीज से मिलकर बनती है और उस चीज को हम लोग नाम देते हैं मैटर। ओके, इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो मैटर का एग्जांपल कैसा क्या क्या हो गया? चेयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल, मतलब जो आपके आसपास आपको जो भी चीज दिख रही है वो सभी चीज मैटर से बनी हुई है। अच्छा, मैटर क्या क्या चीज नहीं है? तो ये भी कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में, जैसे कि क्या इमोशन मैटर है? आपका इमोशन क्या मैटर है? उसके पास तो ना मास है, ना उसके पास कोई वॉल्यूम है, ये तो मैटर नहीं है ना। तो इमोशंस, फीलिंग्स, शैडो, अपना शैडो जो है उसके पास ये मैटर नहीं है। इसके पास कोई मास नहीं है, ना इसके पास कोई वॉल्यूम है, राइट? तो ये सब क्या है? नॉन मैटेरियल है ना, ये सब मैटर नहीं होती है। ओके, अब आते हैं कि मैटर को जनरली आपकी किताब में 3 प्राइमरी स्टेट में बांटा गया, लेकिन मैटर 5 स्टेट में भी है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी 2 एक्स्ट्रा है, ये आपको आपकी किताब में नहीं है, लेकिन अगर अगर आप अभी जान लेंगे तो आपको फ्यूचर में थोड़ा सा काम आएगा। तो ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोई बड़ा सा मैटर है नहीं ये, थोड़ा सा ही बात हो जाए, ठीक है। फिलहाल आपकी जो किताब में है वो 3 स्टेट दिया हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको पता है कि मैटर ये 3 स्टेट्स में होती है, या तो सॉलिड में होगी, या तो लिक्विड में होगी, या तो गैसेस के फॉर्म में होगी। फिलहाल यही तीनों पढ़ना है, लेकिन और भी 2 स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आप समझ लो कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो सॉलिड क्या होता है? रिजिड, रिजिड होता है एंड फिक्स्ड शेप होती है। ये क्या होता है? ठोस होती है, राइट? सॉलिड कैसा होता है? ठोस होता है एंड इसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होती है। जैसे कि
देखो ये फिक्स्ड शेप में है ना, ये फिक्स्ड शेप में है। आप कोई भी चीज़ ले लो, सॉलिड चीज़ हो गया, आपके पेन है, आपके बेंच है, आपके डेस्क है, राइट। आप कोई भी चीज़ देख लो, उसके भी एक शेप है, फिक्स्ड है, रिजिड है, ठोस है, ओके, हार्ड है। और क्या होता है कि देखो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसका शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड होती है ना। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसके बीच का जो पार्टिकल्स है, इसके बीच का पार्टिकल्स जो है इस तरह, तो ये लोग का गैप जो है बहुत छोटे छोटे हैं, ये लोग का स्पेस बहुत कम है, मतलब आपस में बहुत कम स्पेस है। देखना यहाँ पे छोटा सा स्पेस, छोटा सा स्पेस, मतलब इसके पास इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो, जो वो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, इसलिए सब क्या है आपस में चिपके हुए हैं। मतलब जो फैमिली में क्या होता है कि जो हर बार मिलजुल के रहता है, तो क्या होता है आपस में सभी चिपके होते, सभी मिले हुए रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं फैमिली में, है ना। लेकिन प्यार मोहब्बत अच्छे है तो सभी फैमिली क्या है, मिलजुल के हैं। तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मतलब सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, है ना। तो ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आती है लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड मतलब क्या, फ्लूइड है ना। इसका क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। एंड इसका कोई शेप, यहाँ पर सोप लिखा गया है, ये शेप होगा, राइट। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, जैसे कि आप पानी को एक ग्लास में ले लो तो ग्लास का आकार ले लेती है, लेकिन उस पानी को अगर आप एक प्लेट में डालेंगे तो वो प्लेट का आकार में हो जाएगी, तो इसलिए उसका कोई भी शेप नहीं होती है, मतलब फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम क्या मतलब कि अगर एक गिलास पानी है तो प्लेट में डालने के बाद वो एक ही गिलास में जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा, ये नहीं कि प्लेट में आने के बाद थोड़ा सा पानी बढ़ गया या पानी घट जाएगा। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली, लेकिन उसकी शेप जरूर चेंज होने वाली है। समझ में आ गया। तो इसका जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर में होती है, ठीक है। जैसे कि देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर के शेप में ये पानी ले लिया, लेकिन इसका देखो जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, थोड़ा दूर दूर, इसके इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है थोड़ा मॉडरेट है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एक नॉर्मल है। अब आती है गैसेस। गैसेस क्या होता है, हाईली कॉम्प्रेशेबल होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से पता चला कि इसका कोई नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई शेप नहीं होती है और ना ही वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसका ना ही कोई शेप फिक्स्ड होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है। इसका जैसे कि आप देख लो कि स्प्रे, जब आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम को थोड़ा सा छिड़केंगे तो एयर में वो पूरे घर को, आपके पूरे रूम को वो महका देती है, राइट। तो क्या है ना कि पूरा देखो छोटा सा है उसका पार्टिकल्स है, लेकिन उस क्या है कि पूरे रूम को वो कवर कर ले, इसलिए से कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और कोई उसका वॉल्यूम नहीं है। इसका इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है ना। देखो इसलिए सब यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, ये लोग का दूर दूर इसका बीच में गैप है, इसलिए इसका क्या है कि मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड में क्या था, मैक्सिमम सब साथ में था, और लिक्विड में क्या था कि इसको मॉडरेट, मॉडरेट पार्टिकुलर, मॉडरेट मतलब थोड़ा दूर दूर, हल्का हल्का दूर दूर। और गैसेस में कि बहुत दूर दूर होती है, राइट। इसलिए इसको बोलते मिनिमम, सबसे छोटा। अब जो है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर, जो कि आपकी किताब में तो नहीं है, आपके इस 9th क्लास में तो नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस लेके कभी आगे पढ़ेंगे तो ये दोनों के नाम जरूर सुनेंगे। तो फिलहाल इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मा एक होती है और एक होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक, मतलब जैसे कि आप लोग अभी पढ़ेंगे या आप पढ़े भी होंगे कि जो सॉलिड होती है, सॉलिड को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो पिघल के बन जाती है लिक्विड। जैसे आइस हुई ना, आइस को जब आप हीट कर देंगे तो पिघल के क्या बन जाएगी, लिक्विड। एंड लिक्विड को जब आप मेल्ट करेंगे, मतलब आप हीट देंगे, तो लिक्विड फॉर्म क्या बन जाती है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब गैस को भी हीट कर रहे हैं, मतलब उसको एक्सट्रीम हीट तक मैंने हीट दे दिया, मतलब उसको इतना हीट कर दिया, इतना हीट कर दिया कि उसके बाद, और हीट इतना टेम्परेचर दे दिया कि उसके बाद और ज़्यादा जाएगा ही नहीं टेम्परेचर, मतलब समझे एक्सट्रीम हीट। उस लेवल को जब चला जाता है कोई भी पार्टिकल्स, तो उस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा। जैसे कि सूरज, सूरज का जो आग है, आग का गोला है ना, हीलियम एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है सूरज, तो उसके पास कितनी टेम्परेचर है समझो, मतलब एक्सट्रीम, उससे ऊपर कोई है नहीं, वो सबसे ज्यादा है। तो वो एक ऐसा फेज में चल गया जहां से वो और ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब उतना ज्यादा है, मतलब सबसे एक्सट्रीम पावर में चला गया। तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और वैसे ही दूसरी आता है बॉस आइंस्टाइन। इसने क्या बताया था, आइंस्टाइन और बॉस हमारे इंडियन थे।
तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि आप गैस को अगर ठंडा करेंगे तो बन जाती है लिक्विड, एंड लिक्विड को अगर आप ठंडा करेंगे तो बन जाती है आइस, है ना, सॉलिड। एंड सॉलिड को भी बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, मतलब एक्सट्रीम ठंडा, इसमें था कि एक्सट्रीम गर्म कर दिया जाए, टेम्परेचर को ज़्यादा दिया जाए, सुपर एनर्जेटिक इसलिए इसको बोला गया। और इसको बोला कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में रख के बहुत लो टेम्परेचर में कूलिंग किया जाए, राइट, सबसे ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए। तो उस स्टेट को, वो जब उस स्टेट को पहुंच जाता है, उस स्टेट का नाम दे दिया गया है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बस, ये आपकी किताब में है नहीं, लेकिन आपको मैं बता दिया कि ये दो होती क्या है। अब आती है, हम लोग पढ़ेंगे साइकिल क्या होता है। ये चीज़ आपकी किताब में दी हुई है कि सॉलिड अगर आपको लिक्विड बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है ना, फ्यूजन भी उसको बोलते हैं। लिक्विड जब आपका गैस में बदलता है उसको बोलता है वेपराइजेशन, राइट, ओके। एंड वेपर गैस जब आपका लिक्विड में फिस जाता है, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट, गैस अगर बनता है लिक्विड में, ये तो फिर कंडेंसेशन, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड जब सॉलिड में बनता है तो क्या बोलता है उसको, लिक्विड जब सॉलिड में बनता है तो उसको बोलता है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, जब लिक्विड बनता है आपका सॉलिड में, ओके। अब एक और केस आता है जो डायरेक्टली सॉलिड गैस में बनता है, डायरेक्ट सॉलिड गैस बन जाता है, या तो गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, उस स्टेट को बोलता है सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। फिलहाल ये समझो कि गैस बहुत कंप्रेसिबल होता है, हम लोग पढ़ा है कि गैस बहुत क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है ना, हाईली कंप्रेसिबल, इसको दबाया जा सकता है। और जब गैस को दबाया जाएगा तो वो बन जाता है लिक्विड में, गैस क्या बन जाता है, लिक्विड में बन जाता है। गैस को अगर ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, ज़्यादा प्रेशर का साथ अप्लाई किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वो बन जाता है लिक्विड में। जैसे कि हमारा सीएनजी होता है ना, गैस एलपीजी होता है, सीएनजी जो गाड़ी में लगती है, एंड एलपीजी जो हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो हमारे किचन में होती है। ये एक्चुअली में क्या होता है कि गैस होती है, इसको बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा इसको दबाया जाता है, प्रेशर के थ्रू दबाए कंप्रेस किया जाता है, तो वो जाके गैस बन जाती है लिक्विड फॉर्म में, हमारे सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकाला जाता है तो वो गैस फिर से गैस फॉर्म में, लिक्विड गैस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सब्लिमेशन। क्या कहता है कि डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड से गैस, मतलब सॉलिड से पहले क्या होता है, जनरली आइस सॉलिड है, और आइस पिघल के सबसे पहले लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड पिघल हीट किया जाता है तो वो गैस बनती है। लेकिन सॉलिड डायरेक्टली गैस में अगर चेंजेस होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं है, या गैस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आता है, मतलब देखो है ना, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट के बिना पास किए हुए अगर सॉलिड गैस में बदल रही है या गैस सॉलिड में बदल रही है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इज इट क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 को बोला जाता है। सॉलिड फॉर्म में जो CO2 होती है ना, जनरली CO2 हम लोग छोड़ते हैं तो क्या, ये गैसेस फॉर्म में है, लेकिन सॉलिड जब वो फॉर्म में होती है तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड बन जाता है। कैम्फर मतलब कपूर, जो आप लोग आरती में लगाते हैं ना, आरती दिया लगा जलाते समय जब आरती करते हो भगवान की, तो कपूर जलाते हो, तो कपूर भी क्या सॉलिड ही, लेकिन वो जलने को डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी एक सब्लिमेशन का आता है। नेफ्थलीन बॉल्स, बहुत सारे कपड़े लोग कपड़े में रखते हैं बहुत सारे लोग, एंड अब देखिए पब्लिक टॉयलेट्स में भी नेफ्थलीन बॉल को फेंक दिया जाता है, ताकि वो वहाँ मह मतलब नेफ्थलीन बॉल का अच्छा सुगंध होता है, इसलिए वहाँ महके नहीं, इसलिए सब फेंक दिया जाता है ना, वहाँ पे देखेंगे वाइट वाइट बॉल्स होती है, वैसे अमोनियम क्लोराइड होती है, ओके। सब्लिमेशन के बाद हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कि टेम्परेचर स्केल्स, आपकी किताब में दो है, कभी कभी पूछ देता है आपके क्वेश्चन में, एक दो आता ही आता है, कन्वर्टिंग केल्विन एंड सेल्सियस। अगर केल्विन निकालना हो तो क्या करना है, अगर केल्विन निकालना हो तो आपको सेल्सियस डिग्री प्लस 273 डिग्री, 273 आपको प्लस कर देना तो आपका केल्विन निकल जाएगा। और अगर सेल्सियस निकलना हो तो आपको क्या करना है, केल्विन से माइनस करना है 273। देखो यहाँ पे लिखा ना, टू फाइंड केल्विन, अगर केल्विन निकालना तो क्या करना है, 273 ऐड करना है किसके साथ, सेल्सियस के साथ। और अगर सेल्सियस निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट करना है 273 फ्रॉम केल्विन। ओके, इज इट क्लियर। तो ये हो गया टेम्परेचर स्किल्स। अब आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैटेंट हीट उसको बोला जाता है हिडन एनर्जी को। हीट विदाउट टेम्परेचर चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट विद एन इंक्रीजिंग ओवरऑल
टेम्परेचर। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैं आपको कहाँ पे समझाऊँ, फिलहाल इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ 4 नंबर पे, आप देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप एक मान लो एक कंटेनर है जिसमें आप वाटर को बॉयल होने दिए हैं। ये वाटर है, ये बॉयल हो रहा है, ठीक है, नीचे आग जल रहा है, आग जल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या किए, एक थर्मोमीटर लगा दिए, थर्मोमीटर लगा दिए, यहाँ से आग जल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो जब आप हीट दे रहे हैं तो एक समय पे थर्मोमीटर रीडिंग दिखा रहा है 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर के बाद अगर आप फिर से स्टोव इंक्रीज कर दिए तो वो चल गया मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस। फिर कुछ देर के बाद आप देख रहे हो चल गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉइलिंग होता है ना। पानी का बॉइलिंग स्टार्ट होना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब वहां से वो अब बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया। अब वो कन्वर्ट हो जा रही गैस में, ओके। लेकिन आपको देखेंगे कि आप 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका स्केल आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं रहा है। जबकि आप उसमें ज़्यादा आग भी दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, टेम्परेचर आपको दिखेगा कि 100 डिग्री ही है, लेकिन जबकि आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, नीचे में और आग दे रहे हैं, और प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर वहीं पे खड़े। क्यों? क्योंकि तब तक वो नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरी कंप्लीटली लिक्विड आपका कन्वर्ट ना हो जाए गैस में। मतलब गैस में ही उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, 100 डिग्री में बॉइलिंग हो रहा है। तो जब तक ये लिक्विड फॉर्म आपका गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये आपका हीट आगे नहीं दिखाएगा, है ना। और इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब जो हीट आपको हिडन है, वो दिख नहीं रहा। और हिडन क्यों लगा, क्योंकि कन्वर्जन में लगा दिया। यहाँ पे एनर्जी लग रहा है ना, यहाँ पे जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है, ये जो लिक्विड का पार्टिकल्स है, इसको क्या कर रहा है, वो हीट जाके तोड़ रहा है तो ये अलग अलग टूट रहा है, पार्टिकल्स अलग अलग टूट रहा है। और अलग अलग टूट रहा मतलब कि ये वेपर में बन जा रहा है ना। वेपर का क्या होता है, पार्टिकल्स अलग अलग टूट के दूर दूर होता है। तो ये जो तोड़ रहा है, अलग अलग तोड़ रहा है, ये वही जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हैं ना, वो हीट करने में चला जा रहा है। लेकिन आपको स्केल में नहीं दिख रहा है, इसलिए स्केल का आपका रीडिंग 101 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, आपको 100 डिग्री ही दिख रहा है। वो जब ज़्यादा जो हीट डिग्री आप दिए हैं वो क्या करने में व्यस्त है, वो लिक्विड को कन्वर्ट करने में व्यस्त है, वेपर में। समझ में आ रहा है? उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, हिडन, है ना। तो लेटेंट हीट दो तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट फॉर 1 kg सॉलिड टू लिक्विड। मतलब कोई लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने लेटेंट जो हीट लगती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। 1 kg सॉलिड को जब तक पानी ना बन जाए, लिक्विड बन ना जाए, उस समय तक जो आपका लेटेंट हीट लगती है उस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया? वैसे ही लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब 1 kg, मतलब 1 kg जो आपका वाटर है, मतलब लिक्विड है, लिक्विड आपको वेपर में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए और उस दौरान जो आपका लेटेंट हीट लगती है उस हीट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। देखो इवापोरेशन का भी मतलब होता है क्या, लिक्विड से गैस। और बॉइलिंग का भी क्या करता है, लिक्विड से गैस। दोनों ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, इवापोरेशन का मतलब भी और बॉइलिंग का भी। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो देखो बॉइलिंग क्या होता है कि बल्क फेनोमेनन होता है। बल्क फेनोमेना मतलब बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड का हर एक पार्टिकल्स बहुत जल्दी क्या होता है, टूटता है। जब जैसे इसमें हीट दिया जाता है, जैसे कि हीट दे रहा है तो सभी पार्टिकल्स नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी पार्टिकल्स है बहुत खलबली मच जाता है। और खलबली मच के ये क्या होता है, तुरंत गैस स्टेट में निकलते रहता है। ठीक है, ये होता है बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जहाँ होती है ना 100 डिग्री सेल्सियस में, वो जल्दी जल्दी सब टूट के क्या होने लगता है, गैसेस में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो इवापोरेशन है वो सरफेस फेनोमेना, मतलब ऊपर का, मतलब जैसे कि ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड का जो सरफेस सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये तीन गो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। मतलब सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा, नीचे का में खलबली नहीं मचेगा। सरफेस एरिया में जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो का ऊपर बनेगा और वेपर बन जाएगा। समझ में आ रहा? बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि नीचे का जितने भी लिक्विड का पार्टिकल्स है सब में खलबली मच के वो जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस का जो है, सरफेस लिक्विड का जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है वो इवापोरेशन में
क्या होती है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सरफेस फेनोमेना, राइट। ये क्या क्या अकर थ्रू आउट एंटायर लिक्विड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या होता है, ये बॉइलिंग होता है। और अकर ओनली एट सरफेस, और सरफेस पे ये होता है ऑन एनी टेम्परेचर, क्या होता है कि एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में होने लगती है। ऐसा नहीं है ना, जैसे कभी कभी होती है ना कि सूरज की रोशनी से भी तालाब सूख जाती है, तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं दे दिया सूरज ने गर्मी, लेकिन वो क्या होती है, तालाब सूखने लगती है। जनरली पानी कब गर्म होकर बॉइलिंग होती है, 100 डिग्री, लेकिन क्या सूरज 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो बॉइलिंग होता है, वो इवापोरेशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। और ऊपर का जो है पार्टिकल्स वो धीरे धीरे इवापोरेट होके एयर में चली जाती है। समझ में आ गया। तो यही है कि कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, समझ में आता है। देखिए, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू एस्केप लिविंग सरफेस कूलर। अब कूलिंग क्या करता है, इवापोरेशन कूलिंग करता है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि आपकी बॉडी है, मान ली ये बॉडी है, बॉडी में आपके ये यहाँ पे पसीना है, पसीना स्वेट, स्वेट है, स्वेट है, ठीक है, ऊपर में स्वेट है। तो ये जब क्या करेगा, नीचे से छोट बॉडी का जो हीट है, बॉडी का हीट, जो बॉडी का हीट कितना है, नॉर्मली हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होती है ना बॉडी का हीट। तो बॉडी का हीट जब स्वेट बाहर का जो पानी है इसमें जब जाएगा तो ये क्या होगा, इवापोरेशन में चल जाएगा, राइट। ये जो लिक्विड है, स्वेट क्या लिक्विड, पसीना क्या लिक्विड, तो ये क्या होने लगेगा, वातावरण में चल के वो फिर चले जाएगा। इसलिए फिर क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है ना, जब पसीना सूखने लगती है ना, जब हीट बाहर निकल जाती है, बॉडी का हीट क्या होता है, बाहर लेके निकल जाती है, ये स्वेट क्या करती है, बॉडी का हीट को बाहर लेके निकल जाती है। तो हम लोग का तो पसीना सूख गया, जब पसीना सूखता है तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है इवापोरेशन होने में, तो अगर देखो टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी होगी। जैसे कि धूप अगर ज़्यादा देगी तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखेगा, धूप कम देगी तो हमारा देर से सूखेगी, राइट। अगर हवा, पंखा का हवा में भी जब हम लोग बरसात के समय होता है तो क्या होता है, कपड़ा हम लोग अपना घर में रूम में पसार देते हैं पंखा चला के, तो हवा से भी हमारा क्या होता है कि इवापोरेशन में हेल्प होती है ना। ज़्यादा हवा देंगे, फास्टर विंड देंगे, स्पीड करेंगे तो इंक्रीज होगी इवापोरेशन। लार्जर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, अगर सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो जल्दी सूखेगी, इवापोरेशन जल्दी होगी। कैसे सर, मतलब अगर आप कपड़ा को ऐसे ऐसे करके रख दिए एक जगह पे, बढ़िया से नहीं रखें तो लेट से सूखेगी। लेकिन कपड़ा को अगर सरिया के एकदम आप टांग दिए, आप टांग दे, ठीक है, माफ़ करना मेरा ड्राइंग खराब है, तो ये है रस्सी, आप बढ़िया से इसको पसार के रख दिए तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये जल्दी सूखेगा। लेकिन कपड़ा को एक में एकदम ऐसे गलपट करके आप रख देंगे तो क्या होगा, पानी रह ही जाएगा, बहुत लेट से सूखेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब आपके आसपास में ह्यूमिडिटी, नमीपन जिसको बोलते हैं नमीपन, आकाश में नमीपन भी होती है, हमारे एयर में भी क्या है, वाटर है। तो जब नमीपन होती है, जैसे कि आपका बरसात के समय में क्या होता है, हमारे एयर में हर समय हर जगह तुम्हारा क्या होता है, पानी होती है, नमीपन रहती है, तो उस समय बाहर में कपड़ा बहुत धीरे सूखती है। इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा इवापोरेशन कम होगा। ओके। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डेली लाइफ में अर्थ एंड पॉट है ना, मिट्टी का घड़ा ठंडा कैसे पानी को रखता है। तो देखो मिट्टी का घड़ा में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होता है। ये क्या होता है कि पोर्स के अंदर बाहर भी तुम्हारे जो हमें दिखाई नहीं देती है अपनी आंखों से, तो इसमें भी पानी होती है। तो अंदर का गर्मी, जब पॉट के अंदर का जो गर्मी है, इसका बाहर, जैसे पसीना वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, तो अंदर का हीट जाके जब पसीना को मिलती है तो वो इवापोरेशन होकर वो बाहर चले जाए, हमें ठंडा लगने लगती है। उसी तरह ये जब अंदर का जो मटका का जो गर्मी है, बाहर का जो ये पोर्स में आपका वो पानी है, पानी को लेके वो इवापोरेशन के गर्मी को बाहर निकाल देती है और अंदर कूलिंग हो जाती है। समझ में आ गया। और गर्मी के समय में हम लोग कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन कपड़ा हमारा क्या करती है, स्वेट को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा हेल्प करती है, अपना पसीना को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर हमारा बॉडी का जो गर्मी है वो जैसे ही कपड़ा में आती है, कपड़ा में आती है तो वो जल्दी इवापोरेशन हो जाती है तो हमें ठंडा लगने लगती है। ठीक है। अब ग्लास वाटर ड्रॉपलेट, मतलब जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक को तुरंत रखेंगे ना तो बाहर में ना, ग्लास के बाहर में थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स बन जाती है, आपको देखना, ठंडा निकाल के रखना कोल्ड ड्रिंक, ग्लास में रखना, और बाहर देखना कि बाहर तो
कोई पानी छिड़काव नहीं दिया फिर भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। तो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? तो क्या हमारे एयर में भी, क्या मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी होती है, नमीपन होती है। तो जैसे ठंडा किए, ठंडा लिक्विड है आप ग्लास में डालें, तो इसके आसपास भी कूलिंग कूल बन जाता है ना आसपास में। तो आसपास के एयर में जो नमी है, जो एयर है, हमने बताया ना गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनता है। तो आसपास गैस के फॉर्म में तुम्हारा जो नमी है, वो जब ठंडा के कांटेक्ट में आती है सामने में, तो वो क्या होती है, लिक्विड बन जाती है और वो आके यहाँ पे चिपक जाती है छोटी छोटी बूंदों में। तो ये रही आपकी पूरी कंप्लीट चैप्टर क्लास 9th की। कैसा लगा, आप लोगों को समझ आया कि नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।